हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत कक्षा 7। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक नए पाठ को पढ़ना। पाठ 9, चिड़िया की बच्ची। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और उनको व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों के हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्श से हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या का समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता था और शरीर का चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्या का बहुत कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। वह कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया को कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम वे खटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चले जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसे प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने। मैं जरा घर से
उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें, माधवदास ने कहा। प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे पास चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहे हैं। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान हुआ। वहाँ कब से हंसी सुनने को मिलती है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोती की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। मैं तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही खुशी से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। मैं तुम्हारी बातों मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझाओ, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम यहाँ रहती हो। तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं कहती हूँ, सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, उसके आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती क्या सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किससे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत में को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है। सेठ, तू क्या जानेगी। तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया। तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं को समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा। यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग की हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने मेरा चित्त प्रसन्न किया और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है। इस बहार में के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने
को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है। मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन और कितने भाई बहन हैं? चिड़िया: 2 बहन 1 भाई। और पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना है, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू रहा हो। वह चीख कर चिल्लाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई। माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, तब वह पलक मीच कर छाती में चिपका कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो ये थी हमारी जैनन कुमार की कहानी चिड़िया के बारे में। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा है और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह खुशी नहीं था? उत्तर है, माधव दास की बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था। चिड़ियों के साथ वार्तालाप कहना कि तेरा सोने का पिंजड़ा बनवा दूंगा और उसे मालामाल कर देने की बात कहता है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियां, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। इसके अलावा वह अकेलेपन से दूर करने के लिए चिड़िया से साथ रहने के लिए मजबूर था। यह बात दर्शाता है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं था। अगला प्रश्न है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, माधव दास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता था कि क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। माधव दास ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं था। वह चिड़िया को महल में
पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था, ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके और उसका चहचहाना सुन सके। अगला प्रश्न है, माधवदास को बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती है। उसे तो स्वच्छंदता ही पसंद है। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह अपने परिवार से भी अलग होना नहीं चाहती थी। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है। बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। वे तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वे उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भागकर निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं कि चिड़िया उसे उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहती है, लेकिन चिड़िया भाग निकली। यदि माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाते तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होता। उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती। उसका परिवार उससे बिछड़ जाता। उसकी स्वच्छंदता, हंसी खुशी समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है। चिड़िया उसी स्वार्थी माधवदास के चंगुल से बच निकलने में सफल हुई। अगला प्रश्न है, माँ मेरी बात देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर है, हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ सुख दुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है। हमारा पालन पोषण करती है, हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है, दुख की घड़ी में ढांढस बंधाती है। माँ का स्नेह आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है। अतः हम माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो रह रहकर वह यही कहती है कि माँ इंतजार करती होगी। अगला प्रश्न है, इस कहानी का कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या दोगे और क्यों? उत्तर है, इस कहानी हेतु नन्ही चिड़िया शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभावानुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधवदास या नौकर उसे पकड़ने लगते हैं तो वह बहुत डर गई। वह इतनी तेजी से उड़ती है कि सीधा माँ की गोद में आकर रुकी और सारी रात उससे चिपककर सोती रही। वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। अगला प्रश्न है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, नक्षत्र तथा प्रकृति में अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें अनुशासनबद्धता देखने मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने मिलता है? उदाहरण देकर बताइए। उत्तर है, पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करते हैं, लेकिन शाम होते होते अपने घरौंदे में लौट आते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर निकलता है और छिपता है। वह एक दिन भी
नहीं अनुपस्थित नहीं होता है। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। दिन रात का क्रम प्रकृति में दिन रात का क्रम एक क्रम में बना हुआ है, इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सोचकर लिखिए, यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको बंद कर रहने को कहा जाए, क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय होगा स्वाधीनता या प्रलोभनोहाती पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क्योंकि किसी को पराधीन बनने के लिए इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सपने में सुख देखना ही नहीं चाहता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। उत्तर है, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी, ना कि प्रलोभनों वाली पराधीनता। क्योंकि पराधीनता का अर्थ पर के अधीन, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं दूसरों की इच्छा से कार्य करना। विशेष अगले भाग का कार्य विद्यार्थी स्वयं कर। अगला प्रश्न है, आपने गौर किया कि मनुष्य पशु पक्षी तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, माँ का वात्सल्य, प्रेम और ममत्व की भावना मनुष्य, जानवरों, पशु पक्षियों में पाई जाती है। मनुष्य में माताएं 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती हैं और अत्यंत पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चों के लिए माँ को हमेशा फिक्रमंद बनी रहती है। माँ का अपने बच्चे से ममता और वात्सल्य का यह रिश्ता इतना गहरा है कि प्रत्येक प्राणी इसके दर्शन होते हैं, चाहे मनुष्य हो या पशु। अपने बच्चे के लिए माताएं किसी से भी लड़ सकती हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग तीनों उद्देश्य से हुए हैं। इन वाक्य का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर सकते हैं। 3 वाक्य बनाइए। उत्तर है, पर के ऊपर, छत के ऊपर बंदर बैठा है, पर पंख, कबूतर के बच्चे के पर निकल आए, पर लेकिन, मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी। अगला प्रश्न है, पाठ में तेने छनकर खुश करियो 3 सब वाक्यांश है। जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह कुछ अन्य शब्द खोजकर लिखिए। उत्तर है, मने मैंने, ले लियो ले लेना, दियो देना, खाना खाना। सही विकल्प चुनिए। चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक है। उत्तर है, जैनन कुमार। शाम के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? गर्मी कम हो जाती है, हवा लगती है, आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। तो उत्तर चौथा 1 और 2, 1 और 3। अगला प्रश्न है, माधव दास चिड़िया से क्या क्या चाहता है? उत्तर है, वह वहीं रह जाए। अगला प्रश्न है, माधव दास चिड़िया को किसका प्रलोभन देता है? उत्तर है, सोने के पिंजड़े का। अगला प्रश्न है, बगीचे में चिड़िया कहाँ बैठी थी? उत्तर है, गुलाब की टहनी पर। अगला प्रश्न है, चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा था? उत्तर है, लाल। माधव दास के बगीचे में चिड़ियों के आने का मकसद था कुछ देर आराम करने का। अगला प्रश्न है, माधव दास ने किसका निर्माण करवाया था? माधव दास ने एक संगमरमर की कोठी और उसके सुहावने बगीचे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, चिड़िया कैसी थी? उत्तर है, चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी
उसके पंख चमकदार थे, शरीर पर चित्रकारी थी। अगला प्रश्न है, माधव ने चिड़िया से क्या कहा? उत्तर है, माधव दास ने चिड़िया से कहा, तुम बड़ी भोली हो, तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। चिड़िया किसे महत्व देती है और क्यों? उत्तर है, चिड़िया अपनी माँ को सबसे अधिक महत्व देती है, क्योंकि वही उसके लिए दाने लाती है, वही उसके लिए आने का इंतजार करती है। अगला प्रश्न है, क्या माधव दास ने सचमुच ही बगीचा चिड़िया के लिए बनवाया था? उत्तर है, नहीं, माधव दास ने वह बगीचा अपने लिए बनवाया था। वह तो चिड़िया को अपने जाल में फंसाना चाहता था, इसलिए ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, सेठ माधव दास ने चिड़िया की माँ के विषय में क्या कहा? उत्तर है, सेठ माधव दास ने चिड़िया से कहा कि वह घोंसले में जाकर क्या करेगी, वहाँ तो केवल उसकी माँ है, और माँ का महत्व क्या है। वे कहना चाह रहे थे कि उसके बाहर के बगीचे के सामने उसकी माँ का महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, माधव दास के जीवन के अकेलेपन को दूर करने का क्या तरकीब निकाला? उत्तर है, जीवन के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक दिन अपने बगीचे में बैठा था कि एक सुंदर चिड़िया आई। उसके सौंदर्य व स्वच्छंदता से थिरकने पर वह मुग्ध हो गया। वह चिड़िया को अपने पास रखकर अपने जीवन का सूनापन दूर करना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि चिड़िया यदि उसके पास रहेगी तो उसकी कोठी व बगीचे में उसकी चहचहाट की से चहल पहल बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, माधव दास ने अंत में चिड़िया को कैसे पकड़वाना चाहा? उत्तर है, काफी प्रयासों के बाद जब चिड़िया माधव दास के लोभ लालच में न आई तो उसने उसे अपनी बातों से उलझा लिया। उसे लगातार बातें करते हुए अपने नौकरों को संकेत करके उसे पकड़वाना चाहा, लेकिन चिड़िया कठोर स्पर्श पाते ही उड़ गई। अगला प्रश्न है, माँ के पास पहुंचकर चिड़िया ने क्या किया? उत्तर है, एक कठोर स्पर्श लगते ही चिड़िया उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई, माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को अब छाती से चिपका कर पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? वह इतना डर गई थी कि माँ पूछने पर भी कुछ बता नहीं सकी। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और वह माँ की छाती में चिपक कर सो गई, मानो वह कभी पलक नहीं खोलेगी। अगला प्रश्न है, माधवदास के प्रलोभनों के बावजूद चिड़िया उसके पास क्यों नहीं रुकी? उत्तर है, माधवदास के बार बार समझाने के बावजूद चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। चिड़िया और माधवदास के मनोभावों में अंतर था। उनकी जरूरतें, आकांक्षाएं, खुशियां माधवदास के विपरीत थीं। माधवदास की नज़र में सोना, चांदी, शक्ति और संपन्नता सब कुछ बड़ी थी। इन्हीं आधारों पर वह हर खुशी को हासिल करना चाहते थे। चिड़िया के लिए इन सब वस्तुओं का कोई मूल नहीं था। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। धूप, हवा और फूल में किसी चीज का उसके लिए कोई मोल नहीं था। उसको अपना घर और परिवार ही सबसे अच्छा लगता था। उसके लिए सोने, चांदी, धन संपत्ति का कोई महत्व नहीं था। इसके मायने भी वह समझती नहीं थी। इन सब कारणों से माधवदास के प्रलोभनों के बावजूद चिड़िया उनके बहकावे में नहीं आई। अगला प्रश्न है, इस कहानी से आपको किस जीवन मूल्य का बोध होता है? उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से हमें अपनी आज़ादी का पता चलता है। हमें किसी प्रकार के लालच में फंसकर अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहिए। आजकल लोग सुविधा संपन्न जीवन जीते हुए छोटे छोटे पशुओं व सुंदर पक्षियों को पालतू बनाकर अपने घर की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि धरती का कोई भी प्राणी परतंत्रता से में जीना नहीं चाहता है। प्रत्येक प्राणी अपने सामाजिक स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीने में खुश होता है। धन दौलत कभी वास्तविक खुशी नहीं दे सकता है। माँ के स्नेह और आत्मीयता को किसी वस्तु से तौला नहीं जा सकता है। हमें हर कीमत पर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। तो ये था हमारा पाठ। अब हम अगले वीडियो में अगले पार्ट को देखेंगे। यहाँ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।